कि एक गाड़ी में 4 लोग सवार हैं जिसका गैस सिलेंडर फट गया। ये खुदकश हमला नहीं हो सकता। खुदकश हमलावर बड़े कीमती होते हैं। बिहार इलेक्शन जो है वो मोदी पहले राउंड में हार चुका है बुरी तरह, बीजेपी हार चुकी है। जो रीजन की पॉलिटिक्स है उसमें पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकिंग है उसको शिकस्त हो रही है। 300 खुदकश बम्बार जो हैं वो मुल्ला उमर के घर इस वक्त मेहमान के तौर पे या उनकी तरबियत की जा रही है, वो पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर, जर्नलिस्ट कट में। आज हमारे मेहमान हैं फैसल अदरीस भट्ट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जो इस्तांबुल मुज़ाकरात में नाकामी के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू किए और जिस तरीके से अफगान वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ पे काबुल में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, और जिस तरीके से हमारे DGISPR ने भी एक मौके पे पिछले दिनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और फिर ये जो दहशतगर्द है उनकी सहूलतकारी से पाकिस्तान में भी तखरीबकारी होगी। तो यही हुआ। आज हमने देखा कि कल शाम दिल्ली में एक धमाका होता है जो कि एक डिस्प्यूटेड धमाका है, जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि गैस का वो जो टैंक होता है वो फटने से हुआ, और कुछ लोग दूसरी बातें कर रहे हैं। लेकिन कल और आज सुबह ये जो वाना में एक बहुत बड़ा एक कंपाउंड था, वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उनके ऊपर अटैक किया गया TTP की तरफ से, और अभी भी वो ऑपरेशन जारी है। हो सकता है जब वीडियो आप तक पहुंच रही हो तो तब तक वो ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका हो। लेकिन आज आज इस्लामाबाद में भी आपने देखा कि F8 कचहरी के पास जो है एक खुदकुश धमाका हुआ। ये एक सीरीज चल निकली है, वही जो पाकिस्तान को ब्लीड करने की कोशिश थी। पहले भी आपने 9/11 के बाद देखा था कि इस तरह से TTP ने पाकिस्तान के अंदर बम धमाके किए थे। आज भी फिर वही एक्शन रिप्ले शुरू हो चुका है। लेकिन क्या इस सारे चैलेंज को फेस करने के लिए, क्योंकि अब भारत भी पीछे है, अफगानिस्तान भी है, और पाकिस्तान के सारे मुखालिफ जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर इंटरनली पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से एक अटैक कर रहे हैं, टेररिस्ट अटैक। उसको रोकने के लिए क्या पाकिस्तान तैयार है? ये एक बुनियादी सवाल है इस वक्त हमारे सामने। जी फैसल अदरीस भट्ट साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद साहब, बड़ी ही परेशानी और बड़ी ही अफसोस की बात है कि जिस तरह के दिल्ली का आपने जिक्र किया है, खुदकश हमला हुआ, गैस CNG का सिलेंडर जो है वो फटा है। उनके पुलिस चीफ ने पहले कहा है कि ये CNG का सिलेंडर फटा है। पहले आप भी हमारे नाज़रीन के लिए कि एक गाड़ी में 4 लोग सवार हैं जिसका गैस सिलेंडर फट गया, ये खुदकश हमला नहीं हो सकता। खुदकश हमलावर बड़े कीमती होते हैं। जो अफगानिस्तान वाले जो बनाते हैं उनसे पूछें ये कितने कीमती होते हैं। तो 4 तो एक टाइम पे नहीं वो एक्सपायर कर देंगे। तो उसके बाद मेरा ख्याल वो जोड़ते रहे हैं सिरे से सिरा, और फिर आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान पर डाल दिया। आपको पता है बिहार इलेक्शन जो है वो मोदी पहले राउंड में हार चुका है बुरी तरह, बीजेपी हार चुकी है। तो मेरा ये ख्याल है कि मोदी ने, जिस तरह DGISPR ने भी कहा था, मेरा ये ख्याल है कि मोदी ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फ़ौरन बाद वाना वाला हमला करवाया कैडेट कॉलेज पे। और कैडेट कॉलेज के वो जो आप बात कर रहे थे कि उनके जो जितने वो खुदकश बम्बार थे उनके राब्तों का इंकशाफ हो गया अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है जी। पहले दूसरी बात ये है कि आपको याद है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं वो पहले ही आई वॉश था। वो इंडिया की ज़बान बोलते हैं। वो अमीर मुत्तकी ने वो ख़िताब किया एक अपने जरगे से। वो आपको पता है अमीर मुत्तकी 7 रोज़ रह के आया, भारत रह के आया, और वो उन्हीं की बोली बोलता है। उसने ख़िताब किया और ख़िताब में कहा है कि जो पाकिस्तान है वो मुज़क्का ख़ेज़ मुतालबात करता है अफ़गानिस्तान से। ये मुज़क्का ख़ेज़ का लफ्ज़ बोला उसने। मुज़क्का ख़ेज़ मुतालबात ये हैं कि पाकिस्तान भारत अफ़गानिस्तान जो है उसमें उसकी सरज़मीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के। ठीक है। वो अमीर मुत्तकी कहता है कि पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है अफ़गानिस्तान पर हमले के लिए।
ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यानी कि ये मज़क्का ख़ेज़ बयानात जो हैं वो सुने। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मुतालबा है कि हमें गारंटी दें कि आपकी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब वो कहता है कि ये कैसी अजीब सी बात है, तो मैंने उनको कहा है कि अपनी फ़ौज और पुलिस हमारे अंडर कर दें, तो फिर हम देख लेते हैं कि आपकी सरजमी हम आपकी तरफ कोई हमला नहीं होगा। तो ये जो बातें पहले भी हो रही थी कि ये पाकिस्तान जो है इसको डिस्प्यूट करने की पाकिस्तान में डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये 10 मई के बाद ज़्यादा जोर पकड़ गई है बात। ये भारत का एजेंडा है। लेकिन यार फैसल रईस बार साहब, ये बड़ा आसान हमारा एक रास्ता रहा है। जब करज़ई की गवर्नमेंट थी वो इंडिया का एजेंट था। जब वो बाद में एक गवर्नमेंट बनी गनी साहब की, अशरफ गनी की, वो भी इंडियन एजेंट था। हम कहते थे ये तालिबान आ जाएंगे तो ये इस्लामी हमारे भाई हैं, हमने मिलके इनको अपने मदरसों में पढ़ाया, तो ये तो कम से कम इंडिया से बात नहीं करेंगे। हाँ, तो आज वो भी इंडिया के हाथ में खेल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो रीजन की पॉलिटिक्स है उसमें पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकिंग है उसको शिकस्त हो रही है और साल से हो रही है। उसको हम यहाँ पे बम ब्लास्ट होता है, हम कह देते हैं इंडिया इन्वॉल्व है। लेकिन जो लोकल एक्टर्स हैं आपके, जैसे बलूचिस्तान है, जैसे केपी है, उनके ऊपर एक रियासत का ताकतवर हाथ जब तक नहीं पड़ेगा तो हम इससे निजात तो नहीं हासिल कर सकते। अभी भी मेरा सवाल है कि आपके ऊपर एक साजिश आ गई, तालिबान मिल गए इंडिया के साथ, इस हकीकत को मान लें कि आपका कोई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है उनके साथ, अब वो दुश्मन के साथ खड़े हैं। क्या अब हमारी पुलिस, हमारे इंटेलिजेंस के अदारे, हमारे लॉ एनफोर्समेंट के अदारे क्या इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? बड़ी खूबसूरत बात है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जिसमें इंटेलिजेंस इदारे ख़ास तौर पे शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये खुदकश हमले रोकने के लिए प्लानिंग कर ली है। और अब खुदकश जो बेसिक जो रिपोर्ट है इंटेलिजेंस ने मुरतब की है, उसमें कंधार में मुल्ला उमर का घर है। मुल्ला उमर के घर में जो अब मुल्ला यकूब का, मुल्ला उमर तो अब नहीं है, उसके बेटे मुल्ला यकूब का, ये घर एकड़ों में है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 300 खुदकश बमबार जो हैं वो मुल्ला उमर के घर इस वक्त मेहमान के तौर पे या उनकी तरबियत की जा रही है। 300 वो 300 खुदकश बमबार जो हैं वो इंडिया नहीं जाने, वो पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है। अब आपका सवाल फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खुदा ना खास्ता वो 300 खुदकश बमबार हमारा बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ जाएं, तो मैं नहीं समझता कोई भी सिक्योरिटी फोर्स जो है उसे फेस कर सकती है या उसे संभाल सकती है। उसका तरीकाकार इन्होंने ये तय किया है कि अब ये एयर स्ट्राइक्स करेंगे, जितने दहशतगर्द मौजूद हैं उन सब को अफगानिस्तान में जहन्नम वासिल करेंगे, इधर नहीं आने देंगे। ये प्लान है। एयर स्ट्राइक्स के बारे में भी आप ही एक हमारा मीडिया ही लिखता रहा है कि जी अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी, ड्रोन अटैक कर दिया, उससे अफगान भाई फौत हो गए, सिविलियन मारे गए, जुल्म हो गया। अब वो काम जब पाकिस्तान करेगा तो जो अफगानिस्तान में वो लोग हैं जो बहुत पीसफुल हैं, जो नहीं लड़ना चाहते पाकिस्तान के साथ, जो दोस्त है पाकिस्तान के, वो भी अफेंड होंगे कि हमारे मुल्क पे अटैक हो रहा है। सवाल ये है कि ये जो आजकल एक दुनिया में एक मॉडर्न इक्विपमेंट आ गया है शहरों की हिफाजत के लिए, विजिलेंस के लिए जदीद स्कैनर्स आ गए हैं, जदीद आपके पास एयर जो सर्विलियंस है उसका निज़ाम आ गया है। हम इंडिया के साथ जो जंग लड़ी वो आपको पता ही है सैटेलाइट के जरिए लड़ी है। तो सैटेलाइट के जरिए क्या हम ये सारा जो ये वाली ऑनस्लॉट है उसको नहीं रोक सकते? ज्यादा स्विफ्टली, ज्यादा सॉफ्ट एक जिसको स्मार्ट तरीके से इस दहशतगर्दी को नहीं रोक सकते? क्योंकि ये जो दहशतगर्दी है आमतौर पे आप देखें ना कि हमारे जो दीनी मदरसे हैं ये सारे तालिबान वहीं से पढ़ के गए हुए हैं जी। पहले तो आपको अपने दीनी मदरसों की जो सप्लाई लाइन है टुवर्ड्स अफगानिस्तान या उनकी अफगानिस्तान में आमदो रफ्त जो है उसको मॉनिटर करने की जरूरत है। कितने अफगानी जो हैं हमारे मदरसों में अभी तक मौजूद,
हम सोचते रहे कि जी उधर से 300 खुद कुछ आएंगे, और जो पहले से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनका एक नेटवर्क, उसको तो बाजू का तो उधर से नहीं भी आएंगे, ये लोग काम करेंगे। आपको पता है कराची से लेकर ग्वादर तक और ग्वादर से लेकर वाना तक उन्होंने एक नेटवर्क पहले से बनाया हुआ है। पहले तो हमारे बहुत सारे लोग जो थे वो सिविलियन सियासतदानों को डराते थे इन लोगों से, तो अब पूरी रियासत उनके अटैक में है। तो अब तो हमें, मेरा ख्याल है कि कुछ बढ़ के काम, जिस टेक्नोलॉजी का आप जिक्र कर रहे हैं वो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है चाइना वो पाकिस्तान को दे चुका हुआ है, और वो अभी इन्होंने इम्प्लीमेंट की है, एग्जीक्यूट की है अफगान पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जहाँ से कोई भी टीटीपी के लोग या कोई और, आप आए दिन खबर नहीं सुनते कि बॉर्डर क्रॉस करते हुए 10 बंदे ये जो है दहशतगर्द मारे गए या 50 मारे गए या 30 मारे गए, वो इन्होंने एग्जीक्यूट की हुई है। अब ये मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उसको शहरों पे एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है। और दूसरी बात, मैं ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्कुल मौजूद है, और उस टेक्नोलॉजी में भी आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और इंटेलिजेंस के इदारे मेरा ख्याल है कि सही काम कर रहे हैं। और जो आप मदरसों की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक पूरी तरीक़ाकार ऑपरेशन जो है वो तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान के मदरसों में कौन कौन से अफ़गानी जो हैं वो इस वक्त ज़ेर तलीम हैं, और उनको मेरा मतलब गिरफ्तार करके तो वापस भिजवाने की तैयारी की जा रही है। दूसरा बड़ा मसला एक, अल्लाह करे कि जो आप कह रहे हैं कि हमारा इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स का ज़बरदस्त तरीके से काम करे कि इनको वारदात करने से पहले पकड़ लिया जाए, लेकिन जो लोग इनकी हमायत करते हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और कुछ दूसरे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बार बार कहते हैं जी कि इनके बारे में कोई बात ना करें, मदरसों के बारे में, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के बारे में वो पॉलिसी ना बनाएं, कबायली इलाकों के बारे में इस तरह की बात ना करें, जैसे पीटीआई कह रही है, जैसे फजलुर रहमान कह रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि फिर इन लोगों की भी जिम्मेदारी है ना कि वो इसमें रियासत के साथ कंट्रीब्यूट करें, पकड़ के दें लोगों को। सज्जाद भाई, अगर साथ खड़े नहीं होते और ऊपर से हमें दहशतगर्दों का सामना है, और ऊपर से ये दहशतगर्दों की जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको टैकल करना भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। एक तो आपने उनको इक़्तिदार नहीं दिया हुआ, दूसरी बात उनके साथ ड्रॉबैक ये हुआ है कि आपको याद है कि पिछले दिनों इस्लामाबाद कह रहा हूँ, उधर से खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना फजलुर रहमान का बेटा मौलाना असद जो है उसे तालिबान ने अगवा कर लिया था, ये पता आपको? हाँ, ठीक है, खबर आई। अब वो खबर आई, फिर प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें एफसी की सिक्योरिटी दी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ काफ़ी बड़ी रकम दे के मौलाना असद को रिहा कराया गया, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए रिहा करवाया गया। और एक ऑप्शन ये, एक मौक़िफ़ ये भी है कि वो उनके जो गार्ड्स थे उन्होंने अगवा करने नहीं दिया, पर मैं समझता हूँ कि ये ऑप्शन मौक़िफ़ जो है इसमें जान नहीं है, वो अगवा हुए थे ज़रूर। और मेरा ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने वाले जो मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तालिबान, उनकी तादाद खासी कम है। देखें ना, उधर कंधार ग्रुप बन गया है, वो मौलवी हैबतुल्लाह ग्रुप है, और कंधार ग्रुप जो है उसके बारे में ये कहा जाता है हक्कानी ग्रुप जो है, 3 ग्रुप है। अब तालिबान में भी आपस में डिवाइड हो गए हैं, वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये वो तालिबान हुकूमत में नहीं है जिन्होंने अमेरिका और रशिया के खिलाफ लड़ा। नहीं, वो तो तालिबान ने लड़ा ही नहीं, वो तो मुजाहिदीन थे। तालिबान तो बाद में हमने बनाए थे, उस वक्त तालिबान थे ही नहीं। असल सवाल ये है कि हमारी रियासत की तरफ से ये बार बार कहा गया, और हमारे वजीरों ने भी कहा कि जब गवर्नमेंट हमारी फैसला कर लेगी कि तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करना है तो हम कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ तालिबान धड़े ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हमदर्द हैं वहाँ पे, जैसे हक्कानी ग्रुप वगैरह। लेकिन साथ ये खबरें हैं कि नहीं, हक्कानी ग्रुप जो है वो उसी तरह उनके साथ खड़ा है जैसे बाकी लोग खड़े हैं जी। अच्छा, इस मामले में भी एक कंफ्यूजन है। देखें, ये एक पॉलिसी हो सकती है कि आप अफगानिस्तान में जाएं, अटैक करें, आप एक पॉलिसी हो सकती है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी खत्म कर लें, लेकिन सबसे बड़ी पॉलिसी जो कि सारी दुनिया, जो हम इंडिया को कहते हैं कि आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी खुद ठीक करो,
जब वहां पे धमाका होता तो हम कहते हैं कि अगर ये जो पिछले दिनों पहलगाम का वाकया हुआ तो सबने कहा कि 200 किलोमीटर अंदर जाके जिसने वाकया किया है उसको रोकना तो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसियों का काम था। अब ये जो खुदकुश जो है वो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर चल के इस्लामाबाद पहुंचा है, उसको रोकना तो हमारा काम है। जब तक हम अपनी जो डोमेस्टिक और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को नहीं एक बहुत बड़े पैमाने पे कवर नहीं करते, तब तक हम अफगानिस्तान के अंदर भी जो कार्रवाई करेंगे वो काउंटर। आपने ये देखा कि ये सारा जो स्यापा शुरू हुआ ये 10 मई के बाद शुरू हुआ, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जो बात करता था ना कि मेरे दिल में इस वक्त आग जल रही है बदले की, नरेंद्र मोदी ने 10 मई की जो शिकस्त खाई है उसमें पाकिस्तान को दुनिया में पजीराई मिली है। अब जब दुनिया में पजीराई मिली है तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, पाकिस्तान की परवाज को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब वो जो एजाज मल्ला जो मंजर आम पे आया था, वो जो कराची से पकड़ा गया, उसके जरिए क्या चीज़ें मंगवाई जा रही थी, मोबाइल सिम्स और बिस्किट्स और चॉकलेट्स और खाने की चीज़ें और ऐसी चीज़ें, ये चीज़ मंगवाई सिक्योरिटी फोर्सेस के यूनिफॉर्म्स, वो इसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए मंगवाए जा रहे थे ना। आज अगर वो चीज़ें चली गई होती खुदा न खास्ता, तो आज इस ऑपरेशन के बाद वो चीज़ें जो हैं वो टेबल कर देते मीडिया के सामने कि ये देखें जी ये चीज़ें मिली हैं वहाँ से। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप एक सीधी लड़ाई में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सके इंडिया वाले जी, और आज भी वो तड़प रहे हैं उस बदला लेने के लिए, तो उनको एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन मिल गई है कि वो तालिबान जो कि मरने मारने के लिए तैयार है, इधरों पैसे पकड़ो तो इधरों खुद कुछ भेज दो। आपको याद है ना तालिबान ने 10 अरब रुपया मांगा था पाकिस्तान से, ये लड़ाई जब शुरू हुई है, जी हाँ, याद है? 10 अरब मांगा था कि हम टीटीपी को इधर से शिफ्ट कर देते हैं, हम टीटीपी को कहीं किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट कर। हाँ, और फिर 10 अरब नहीं मिला था। हाँ। तो फिर ये अमीर मुत्तकी जो है वो 7 दिन के दौरे पे इंडिया चले गए थे। नहीं देखो यार, ये जो मलेशियाज होते हैं ना, जो जिनको आप देखो 10 बदमाश 20 बदमाश भी हो ना किसी जगह पे, तो उनकी सर्वाइवल का इशू होता है कि उन्होंने रोटी रात शाम ਨੂੰ किथों खानी है। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। तो या ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੇ, ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक पर्पस सर्व हो रही। अब देखना ये है कि जनाब जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, जैसे चाइना है, जैसे रशिया है, जैसे आपका तुर्की है, सऊदी अरब है, जैसे कतर है, वो सारे वो इस तस्वीर को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान को इंडिया घेर रहा है तालिबान के जरिए। वो क्या रोल प्ले करते हैं और पाकिस्तान उनके साथ लॉबिंग करके किस तरीके से तालिबान को हटा के वहां पे एक सिविलियन गवर्नमेंट लेकर आता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सजाद साहब, जब आपने ये मुज़ाकरात हो रहे थे दोहा में या तो इस्तांबुल में, तो जो प्रेस रिलीज जारी होती थी वो मेज़बान मुल्क जारी करता था ना, तो मेज़बान मुल्क जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता था, तालिबान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करता था। क्योंकि ऑफिशियली या डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो था वो एक जेन्युइन बात कर रहा था। अब दूसरी बात ये है कि मुझे ये लगता है कि जो ये तालिबान को जो आदत पड़ी हुई है ना कि वो हम बात करते हैं कि अमेरिका को मारा, रशिया को मारा, फलां को मारा, उस वक्त और आज के दौर में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि पाकिस्तान जब अमेरिका जब उधर आया या रशिया जब उधर आया, बलग्राम पे उन्होंने कब्ज़ा किया और इनको ज़ेर करने की कोशिश की, तो उन्होंने डॉलरों के मुंह खोल दिए और डॉलरों में लोगों को ख़रीदना शुरू कर दिया। इनकी हालत जंग में होने के बावजूद इनकी इकॉनमी जो है वो बूस्ट कर गई, हर बंदा अमीर हो गया, जो काकपति था वो लाखपति हो गया और ये याशी की ज़िंदगी गुजारने लग गए। ये अमेरिका ने भी इस तरह ही किया, मतलब उनकी जदीद टेक्नोलॉजी उधर चली गई, उनका असला चला गया, डॉलर चले गए और अफगानी जो है अमीर हो गए। लेकिन हम भी तो खुशी मना रहे थे ना कि अफगानिस्तान आज़ाद हो गया, तालिबान जीत गए, अमेरिका भाग गया यहाँ पे। हाँ, ये मैं हाँ उधर जाके कप पकड़ के आप चाय भी पी रहे थे, वो मैं समझता हूँ तो बार बार गलतियां की। आपने टीटीपी को इधर लाके खैबर पख्तूनख्वा में बस्तियां नहीं बनाई यार। बेनजीर भुट्टो ने 2007 में कहा था, आपको याद होगा, कि मैं सवात के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी, लेकिन उसी दिन उनको शहीद कर दिया गया।
जी और उसके बाद क्या हुआ फिर? स्वात के ऊपर क्या जुल्म नहीं हुआ उसके बाद से लेकर अब तक। और अभी भी जो वहां पे पख्तून है ना, कुछ तो पश्तून ये हैं जो पीटीआई के हामी हैं, कुछ फजलुर रहमान, लेकिन कुछ वो हैं जो डसे हुए हैं तालिबान के पिछले सारे अरसे में। जी वो अभी भी कहते हैं कि आप एक पक्का फैसला कर लें कि इनको मारना है या नहीं मारना, क्योंकि किसी वक्त आप इनको मारते हैं, किसी वक्त इनको अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं अब आपको बताने लगा था, वो जो डॉलर है ना, वो जब आम आदमी को भी मिलते थे वो अमीर हो जाते थे, और ये तालिबान भी अमीर हो जाते थे। अब पाकिस्तान ने सिर्फ मारना है, डॉलर कोई नहीं देने, बोरियां नहीं खोलनी। उनकी जो उधर खाने के लाले पड़ जाएंगे, उनके जो अवाम हैं वो ऑटोमेटिकली हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे। वो तो उसको, पाकिस्तान को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो खुशहाली वहां पे नहीं आनी, डॉलर वहां पे नहीं आने। अल्लाह करे ऐसा ही हो। फैसल रईस भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू। वक्त निकाला। आपसे फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही आपसे इजाजत लेंगे। खुदा हाफिज।